नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। बीएचयू परिसर में तिरंगा लगाने को लेकर आमरण अनशन के तीसरे दिन छात्र की बिगड़ी तबीयत। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल ने पीडीएम की चुनावी जनसभा की। बीएचयू में आयोजित 2024 फेडरेशन कप सीनियर कुश्ती प्रतियोगिता हुई संपन्न। और शीतला माता संगीत समारोह की चौथी निशा में ख्यातिलब्ध कलाकारों ने दी प्रस्तुतियां। और अब खबरें विस्तार से। बीएचयू परिसर में तिरंगा लगाने को लेकर आमरण अनशन के तीसरे दिन छात्र की तबीयत बिगड़ी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में तिरंगा लगाने की मांग को लेकर सिंहद्वार पर छात्रों का आमरण अनशन जारी है। छात्रों का कहना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से एक कमेटी भी गठित कर दी गई थी, लेकिन इसके आगे की कार्रवाई ठप पड़ी है। छात्र विवेक सिंह ने कहा कि विश्वविद्यालय के अधिकारी राष्ट्रीय ध्वज लगवाने में कोई रुचि नहीं दिखा रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों की देशभक्ति पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि 9 अप्रैल को वीसी के आग्रह से हमने अपना आमरण अनशन समाप्त कर दिया था। उस समय कहा गया था कि एक हफ्ते के अंदर बीएचयू कैंपस के अंदर विशाल तिरंगा झंडा लगा दिया जाएगा। तिरंगा झंडा आंदोलन का नेतृत्व कर रहे छात्र नेता विवेक सिंह अभिषेक की आज भूख हड़ताल और आमरण अनशन के तीसरे दिन तबियत खराब हो गई। डॉक्टरों की टीम इलाज करने पहुंची। सूचना मिलने पर मौके पर प्रोक्टोरियल बोर्ड भी पहुंची। मौके पर मौजूद छात्रों ने बताया कि विवेक सिंह के खून तथा अन्य चीजों की जांच भी चिकित्सकों ने किया है। विवेक सिंह ने यह भी कहा कि परिसर में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झंडा लगाने का आदेश आने तक मैं अनशन पर रहूंगा। विगत 3 दिनों से आज आमरण अनशन पर सिंहद्वार लंका बीएचयू के सिंहद्वार पर हम लोग आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं और आपके माध्यम से आपके दर्शकों को सूचित कर दें कि विगत 4 महीनों से लगातार हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि सारे केंद्रीय विश्वविद्यालय में तिरंगा झंडा की स्थापना की गई है। परंतु दुर्भाग्यवश, दुर्भाग्यपूर्ण कहेंगे या फिर हास्यास्पद स्थिति इसको कहा जा सकता है कि माननीय कुलपति महोदय द्वारा इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया और लगातार हम लोग द्वारा अनशन धरना करने के बावजूद उन्होंने बस केवल और केवल संतावना देने का कार्य किया और इस चीज़ को टालने का कार्य किया। तो इस पर मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि जब तक राष्ट्रीय ध्वज का स्थापना नहीं हो जाता है तब तक हम लोग आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। चाहे तिरंगा झंडा के लिए प्राण क्यों न देना पड़े, हम लोग प्रदर्शन करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ कि तिरंगा झंडा के लिए हम लोग अनशन कर रहे हैं, आए दिन धरना प्रदर्शन हो रही है और माननीय प्रधानमंत्री जी के सांसदीय क्षेत्र में है नरेंद्र मोदी जी के, और हम लोग चाह रहे हैं कि नई देश के यशस्वी प्रधानमंत्री यहाँ से पुनः उन्हीं का चयन हो, लेकिन ये माहौल को ख़राब किया जा रहा है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अपना काशी हिंदू विश्वविद्यालय राष्ट्रवादी विचारधारा का है, तो राष्ट्रवाद के प्रति हमेशा से प्रेम रहा है। तो इस चीज़ को लेकर के हम लोग अनशन करना पड़ रहा है। तो बहुत ही हास्यास्पद स्थिति इसको बोल सकते हैं, लेकिन इनके कान में जू तक नहीं रेंग रहा है, इस चीज़ पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो मेरा इस पे कहना है कि बस्ती में तुम खूब सियासत करते हो, बस्ती की आवाज़ उठाओ तो जाने। और महामना की बगिया का शासन इन्होंने लगभग 2.5 साल से चलाया, परंतु इसमें तिरंगा झंडा की स्थापना नहीं हुई है। इस पर इन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया और इस विषय बिंदु पर जब हम सभी छात्रों ने इस पर प्रकाश डाला तभी ये लगातार इसको टालने का कार्य कर रहे हैं। तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि कसम मालवीय जी का खाता हूँ, तिरंगा महामना के परिसर में ही लहराऊँगा। और हम लोग का नारा भी है कि
बीएचयू में तिरंगा लहराना है, यही हमारा नारा है। इस नारा के तहत हम लोग आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं ताकि प्रशासन इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करते हुए तिरंगा झंडा की स्थापना करे। अभी कुछ दिन पहले आप मालवीय भवन के सामने तो उसमें आपको आश्वासन दिया जी, उसमें ऑन रिकॉर्ड आश्वासन दिया गया कि 15 दिन के अंदर सबमिशन हो जाएगा। जो फाइनल रिपोर्ट होगी, एक कमेटी इन्होंने बैठाई है, जो कमेटी को निर्णय करना है कि तिरंगा झंडा लगेगा कि नहीं लगेगा। अब बताइए, इस चीज़ के लिए कमेटी बैठाना पड़ रहा है। अपने देश में देश का झंडा लगाने के लिए इनको कमेटी का गठन करना पड़ रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या हो सकती है। तो 15 दिन का आश्वासन पूरा नहीं हुआ, तब हम लोग मजबूरन आमरण अनशन पर सिंह द्वार पर बैठ गए हैं। और जो कि हम लोग चाहते हैं कि शांति व्यवस्था बनाए रहे, अनशन धरना प्रदर्शन न करना पड़े। आचार संहिता का माहौल है, लेकिन विवश करते हैं कुलपति महोदय। बिल्कुल उनके अंदर देशभक्ति की कोई भावना नहीं हम लोगों को दिखाई दे रही है। एआईएमआईएम प्रमुख हसदुद्दीन ओवैसी और अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल ने पीडीएम की चुनावी जनसभा की। एआईएमआईएम प्रमुख हसदुद्दीन ओवैसी और अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल ने गुरुवार को पीडीएम के चुनावी जनसभा की शुरुआत वाराणसी से की। नाटिमली स्थित बुनकर कॉलोनी में आयोजित जनसभा में पल्लवी व ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। हसदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुस्लिम बंधु पीडीएम को मजबूत करें। जो पार्टियां सिर्फ जुबान से इंसाफ की बात करती हैं, जनता को उनसे बचना चाहिए। जनता को इनके कामों की जमीनी सच्चाई जाननी चाहिए। कहा कि मैं नरेंद्र मोदी, अखिलेश यादव सहित तमाम सियासी नेताओं को ये बता देना चाहता हूं कि जिन्होंने भी पिछड़ों, दलितों और मुस्लिमों को नजरअंदाज किया, वो राजनीति में नहीं टिक पाया। मुख्तार अंसारी का नाम लिए बगैर ओवैसी ने कहा कि बंदियों को बचाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, लेकिन न्यायिक हिरासत में होने के बावजूद बंदियों को जहर दिया जा रहा है। ओवैसी ने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश में इसलिए आता हूं कि यहां की जनता वोट डालने वाली नहीं, वोट लेने वाली बन सके। पीडीएम का काम सिर्फ लोकसभा चुनाव तक नहीं, बल्कि आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि काशी बिस्मिल्लाह खान, तुलसीदास, सूरदास की नगरी है। यहाँ किसी को आने से कोई रोक नहीं सकता। गंगा जमुनी संस्कृति की मिसाल काशी में पीडीएम की सभा इस बात का इतिहास लिखेगा कि पिछड़ों, दलितों और मुस्लिमों को समाज में अब इंसाफ मिलेगा। वो वोट देंगे ही नहीं, बल्कि वोट लेकर कुर्सी पर काबिज होकर ऐसी भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। जनसभा को संबोधित करते हुए अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल ने कहा कि भाजपा सरकार धोखेबाज है। इस सरकार में न तो महिलाओं का सम्मान है और न ही मुसलमानों का। लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है और लोगों का हुनर छीना जा रहा है। भाजपा को बेरोजगारी नहीं दिखाई देती। पल्लवी पटेल ने कहा कि भाजपा भ्रष्टाचार का दलदल है। इस पार्टी के खिलाफ पीडीएम को अब मजबूत करना होगा। जनसभा में अपना दल कमेरावादी के मुखिया कृष्णा पटेल, प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के प्रेमचंद्र बिंद, उदय पार्टी के उदयपाल, गगन प्रकाश यादव, इसरार अहमद आदि ने विचार रखे। तो और बुजुर्गों, कोर्ट का ऑर्डर आया मदरसों को खत्म करने के लिए। हजारों मदरसे मुतासिर हो गए, लाखों बच्चे मदरसे में पढ़ते, मगर समाजवादी पार्टी बोल नहीं सकती, अपने जबान से मदरसों का नाम नहीं ले सकती। और याद रखिए, समाजवादी पार्टी यही चाहती है कि आप भैया के लिए जान कुर्बान करो और दरी बिछाओ। हम आप पीडीएम आपसे कहने आई है
कि आप मुत्तहदा तौर पर पीडीएम का साथ दीजिए, तो एक वक्त आएगा इंशाअल्लाह ताला अखिलेश यादव गरीबी भी छाएगा, आपके लिए जान भी कुर्बान करेगा। कब तक आप लोग, हमारा हाल ऐसा है कि भैया के साथ बैठकर फोटो ले लिए तो समझते कि बहुत बड़ा तीर मार लिए। छोड़ो इन चीजों को। क्या तुम में काबिलियत नहीं है? क्या तुम अखिलेश यादव की तरह नेता नहीं बन सकते? बन सकते इंशाअल्लाह ताला। सिर्फ एतमाद की जरूरत है। ये जो हमने अपने दिमाग में ये जहनियत बिठानी के नहीं, हमको इनके पीछे चलना है। अरे भाई, तुम दुनिया में इसलिए आए ताकि तुम दुनिया की इमामत कर सको। तुम दुनिया में इसलिए नहीं आए कि तुम पीछे चलो। अरे पीछे चलते कौन है? जो जानवर मवेशी के पीछे जानवर चलते हैं। हम इंसान हैं, याद रखो। ऊपर वाले ने आपको सोचने और समझने की सलाहियत दी है और आप अपने दिलो दिमाग पर जोर डालो। अब क्या बचा बताओ? अब यहां से तो उतना ही है ना, और नीचे तो नहीं जा सकते, यहां से उतना ही तो है। मगर आज भी आकर हमारे दरमियान में बाज लोग कहते हैं कि नहीं, अगर कोई मोदी से मुकाबला कर सकता है तो फुला है, पूर्व मुख्यमंत्री है। अरे भाई, उसका आधा परिवार बीजेपी में जा चुका है, आधा परिवार बीजेपी में जा चुका है। इनके पीढ़ी के लोगों, इनके पार्टी के लोगों का पेट्रोल पंप तोड़ दिया जाता है, इनका एमएलए जेल को चला जाता है। ये कभी जाकर मिलना तो छोड़ो, इनके परिवार से पूछते तक नहीं कि बताओ तुम्हारे क्या हालात हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि आप बंदी हैं, ये जानते हैं कि आप कहीं पर नहीं जाने वाले। आपके सामने से बीजेपी का नाम ले, आप सब खामोश हो जाते हैं। अरे बताओ, यहां पर जिस जगह पर मैं खड़े होकर अल्लाह ने मुझे मौका दिया आपसे कुछ बात करने का, इस शहर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नरेंद्र मोदी है। बताइए, आप 10 साल से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। क्या नरेंद्र मोदी ने आकर पूछा कि हमारे अंसारी भाइयों के घर में कभी चिराग जलता है या नहीं जलता है? क्या नरेंद्र मोदी ने बुनकरों की सहूलत के लिए कुछ इकदाम किए? नहीं किए। क्या नरेंद्र मोदी ने, मोदी का नाम लिए तो आवाज क्यों कम हो रही? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, प्रधानमंत्री है, बुनकरों का बिजली की कीमत कम नहीं होती। अगर किसी बुजुर्ग का इंतकाल हो जाता है तो मीटर ट्रांसफर नहीं होता। बताओ, कौन सी जिंदगी में हमारे जिंदगी के कौन से शोबे में, समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो या बीजेपी, वाराणसी से महारैली की शुरुआत किया है। वाराणसी से महारैली की शुरुआत किया है। पीडीएम कौन है? आने वाले समय में पीडीएम को किस हालत में देख रहे हैं? अच्छी हालत में देखेंगे। अभी शुरुआत है। जैसा हमने कहा कि सिर्फ पार्लियामेंट के चुनाव तक के लिए नहीं है, बल्कि हर चुनाव में हम लोग साथ रहेंगे। विधानसभा के चुनाव भी साथ रहेंगे। कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। जनता का एतमाद और मोहब्बत मिलेगी, यकीनन खाता खोलेंगे। आप पूछ चुके हैं। एक मिनट ठहरिए। अरे जनता हरा पाएगी, जनता हराएगी। हाँ, दूसरे चरण का मतदान है। कल किशनगंज में आपने तकरीर में बोला कि शैतानी ताकतों को हराना है। कौन सी शैतानी ताकतें? क्या आपका इशारा बीजेपी की ओर था? देखिए, अब किशनगंज में कल चुनाव है, अभी हम नहीं बोल सकते। आप खामखा हमको कानून के शिकंजे में लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप ना ऐसा मत करिए भाई। हाँ, देखिए, बहुत से मुद्दे हैं। एक ही मुद्दा थोड़ी है। बेरोजगारी है, महंगाई है, मोदी जी का भाषण मुद्दा बन चुका है। अभी बहुत सी अभी आप जो नहीं अभी तो नहीं बोल रहे हैं ना, अभी नहीं बोल रहे हैं, अभी नहीं बोल रहे हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं? हाँ, वो पूरी लिस्ट है हमारे पास।
पूरी लिस्ट है ना। हैदराबाद में बीजेपी जो महिला उम्मीदवार है 1984 से बीजेपी को हरा रहे हैं, जनता हरा रही है, अल्लाह हमारे को मदद कर रहा है, तो पार्टी से मुकाबला है। इस बार भी इंशाअल्लाह बड़ी अक्षर से कामयाब होगी। उम्मीदवार देगी, हम जाएंगे, जाने की कोशिश करेंगे। बस चलिए, हो गया, बस चलिए। बीएचयू में आयोजित 2024 फेडरेशन कप सीनियर कुश्ती प्रतियोगिता संपन्न हुई। भारतीय कुश्ती संघ के निर्देशन में श्री सर्वेश्वरी समूह अवधूत भगवान राम कुष्ठाश्रम के द्वारा 2024 फेडरेशन कप सीनियर कुश्ती पुरुष व महिला वर्ग प्रतियोगिता का समापन हुआ। ये प्रतियोगिता बीएचयू के महाराजा विभूति नारायण सिंह इंडोर स्टेडियम में किया गया। वाराणसी कुश्ती संघ के कार्यवाहक अध्यक्ष एवं कार्यक्रम संयोजक राजीव सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश की धरती पर पहली बार फेडरेशन कप आयोजित हुआ है और बनारस की धरती पर आज तक कोई सीनियर नेशनल टूर्नामेंट नहीं हुआ था। हम इसके लिए भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष का हृदय से आभार करते हैं। उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता में 350 पुरुष पहलवान और 150 महिला पहलवान आई थीं। इन सभी टॉप खिलाड़ियों ने अपने दमखम का बखूबी प्रदर्शन किया। नहीं, कुश्ती का उद्देश्य, कुश्ती तो ऑलरेडी जो है बहुत प्राचीन पारंपरिक खेल है, हजारों वर्ष का इसका इतिहास है भारतीय। तो लेकिन जो ये भारतीय कुश्ती संघ के निर्देशन में ये कुश्ती हो रहा, ये भारतीय कुश्ती संघ के निर्देशन में श्री सर्वेश्वरी समूह अवधूत भगवान राम कुष्ठ सेवा आश्रम द्वारा ये आयोजित 2024 फेडरेशन कप सीनियर जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के महाराजा विभूति नारायण सिंह इंडोर स्टेडियम में चल रहा है। इंडोर स्टेडियम में चल रहा है। ये आयोजन 23, 24, 25, 26, 23 को टीम आ गई थी। 24, 25, 26, 24 को हमारा फ्री स्टाइल था, 25 को महिला कुश्ती था और आज ग्रीको चल रहा है। यह फेडरेशन कप है। उत्तर प्रदेश की धरती पे पहली बार फेडरेशन कप हो रहा है और बनारस के धरती पे आज तक कोई सीनियर नेशनल टूर्नामेंट नहीं हुआ था। हम इसके लिए भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष श्री संजय सिंह बबलू भैया का हृदय से आभार करते हैं कि उन्होंने बनारस के लोगों पे यह अच्छा काम किया। इस आयोजन से पूर्वांचल, बिहार, झारखंड सहित पूर्वोत्तर के 7 राज्यों के 7 सिस्टर जो है मेघालय, असम, इनके बच्चों को बहुत अच्छा फायदा हुआ। यहाँ हजारों लोग आए थे, ये जिसमें 350 पुरुष पहलवान आए थे देश के टॉप और 150 महिला पहलवान। इन 500 बच्चों का जब खेल हुआ है, उनको देखने जो हजारों बच्चे आए थे, मैं मानता हूँ इससे इधर की तरफ कुश्ती जरूर प्रोग्रेस होगा। काशी में हजारों नहीं, आप फिर संशोधित कर लीजिए। हजारों, काशी की परंपरा है, जहाँ हनुमान जी का मंदिर होगा वहाँ अखाड़ा निश्चित होगा। लेकिन आपके संज्ञान के लिए बता दें कि 2008 में जब श्री संजय सिंह बबलू वाराणसी कुश्ती संघ के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे, तभी से, क्योंकि अब वर्ल्ड रेसलिंग यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के निर्देशन पे गद्दे की कुश्ती होती है, तो उन्होंने यहाँ लगातार साईं के सेंटर खुलवाने के लिए प्रयास किया। महिला कुश्ती का उन्होंने श्री गणेश किया। यह पारंपरिक कुश्ती दूसरी, यह दुनिया में यही चल रही है, यही कुश्ती होती है। जिला कुश्ती संघ यही कुश्ती हमेशा जो भी चैंपियनशिप होता है इसी का होता है। इसलिए ये आप कहिए कि ऐसा नहीं है, तो कुश्ती अलग चीज़ है, ये ग्रीको रोमन या फ्री स्टाइल इसका अलग है। अब गद्दे की कुश्ती दुनिया में, चाहे आप वर्ल्ड रेसलिंग में जाइए, कहीं जाइए, तो यही कुश्ती होती है। आने वाले समय में क्या माना जाए? काशी में ये गर्व का विषय है कि पूर्वांचल की धरती पे पहली बार किसी खेल महासंघ का, किसी भी खेल महासंघ का अध्यक्ष काशी का लाल, महामना के बगिया का फूल, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र श्री संजय सिंह बबलू भैया हुए हैं। यह
इसीलिए तो आपको इतना बड़ा टूर्नामेंट हम सबको मिला है, इतना बड़ा आयोजन फेडरेशन कप सीनियर 2024 मिला है। ये हमारे लिए इसीलिए गौरव का बात है। और वो अध्यक्ष हैं, हमें विश्वास है कि उनके नेतृत्व में भारत की कुश्ती दुनिया में डंका बजाएगी। पूर्वांचल ही नहीं, सेवन सिस्टर पर उनका विशेष फोकस है। आने वाले दिनों में जो अभी कुछ टूर्नामेंट है उसका वो आसाम में, पटना में, बिहार में कराने की योजना बना चुके हैं। अभी यूनाइटेड वर्ल्ड कुश्ती के एशिया की बैठक में बिस्बेक में उन्होंने एक प्रस्ताव भी दिया है। अगर बाबा विश्वनाथ और अग्रेश्वर महाप्रभु की कृपा रही तो हमें यह चीज़ और काशी में देखने को मिलेगा। काशी के युवाओं के लिए कोई संदेश? निश्चित तौर से खेल ऐसा चीज़ है, खेल से आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा तो आपका मन सही रहेगा, आपका मन मस्तिष्क सही रहेगा तो आप राष्ट्र के प्रति अच्छा कार्य करेंगे। कुश्ती ऐसा खेल है जिसके खिलाड़ी दुनिया में किसी खेल के बनस्पत सबसे ज़्यादा अनुशासन में रहते हैं। हमें विश्वास है कि यह टूर्नामेंट एक नया मील का पत्थर साबित करेगा। शीतला माता संगीत समारोह की चौथी निशा में ख्यातिलब्ध कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से समा बांधा। दशाश्वमेध घाट स्थित सिद्धपीठ श्री बड़ी शीतला माता माई धाम में 5 दिवसीय संगीत समारोह की चतुर्थ निशा का शुभारंभ माता शीतला के भव्य श्रृंगार, पूजन, गायन, वादन, नृत्य के साथ हुआ। माता शीतला का षोडशोपचार विधि से पूजन महंत पंडित शिव प्रसाद पांडे ने किया। पंडित अविनाश पांडे ने आरती उतारी। संस्कृति प्रकोष्ठ भाजपा महानगर के संयोजक गीतकार कन्हैया दुबे के संयोजन व संचालन में भव्य भक्ति संगीत कार्यक्रम का शुभारंभ गायन, वादन, नृत्य के साथ हुआ। पंडित दुर्गा प्रसन्ना ने शहनाई की पारंपरिक धुनों के साथ राग पीर वानी बजाते हुए राग भैरवी में धुन बजाकर हाजिरी लगाई। विशाल कृष्णा ने अपने कत्थक नृत्य से देवी स्तुति महिषासुर मर्दिनी पर आधारित पारंपरिक कत्थक 3 ताल में राधा कृष्ण पर आधारित मनमोहक कत्थक प्रस्तुत किया। डॉक्टर विजय कपूर ने भजन के साथ पारंपरिक चैती सुनाई। राजेश तिवारी, रत्न अवधेश पाठक अनेक भजन सुनाकर के कलाकारों ने अपनी हाजिरी लगाई। भजन सम्राट नंदू मिश्रा ने पूरे पारंपरिक परिधान में श्री गणेश की स्तुति करते हुए देवी गीतों की झड़ी लगा दी। आज शीतला महोत्सव मनाया जा रहा है। उसी उपलक्ष्य में 5 दिवसीय शीतला संगीत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें आज चौथी निशा है। चौथी निशा में आज नंदू मिश्रा जी, अजय अजनबी जी, विक्रम व्यास जी और भी आदि कलाकार लोग माता के श्री चरणों में अपनी हाजिरी लगा रहे हैं। और कल 5वीं निशा जिसमें नंदू मनोज तिवारी जी हैं, उनका भी कोई संभावना नहीं, आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। और भी कलाकार लोग हैं, पुनीत जेटली जी हैं, अमित व्यास जी हैं और भी आदि अच्छे कलाकार लोग हैं। और इसी के साथ 5 दिवसीय शीतला महोत्सव का विराम होगा। अब फिर 3 मई को माता माई का अखंड भंडारा का आयोजन प्रतिवर्ष होता है। 3 मई को माता भंडारा है। अब सभी लोग माता के भंडारा में प्रति पूजा प्रसाद ग्रहण कर पुण्य के भागी बने। इसके द्वारा यह सारा कार्यक्रम श्री श्री यंत्र विषम समिति के द्वारा प्रतिवर्ष संकल्पित है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पड़ोसी पर चोरी करने और पुलिस द्वारा कार्रवाई न होने का आरोप लगाते हुए चौबेपुर रमना गांव निवासी पीड़ित ने पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। चंदन राम ग्राम रमना थाना चौबेपुर के निवासी व्यक्ति ने चोरी के संबंध में चौबेपुर थाना द्वारा मुकदमा पंजीकृत न करने को लेकर पुलिस कमिश्नर के कार्यालय पर पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। उन्होंने बताया कि पड़ोस के ही रहने वाले एक व्यक्ति से कुछ दिन पूर्व लड़ाई झगड़ा हुआ था, जिसमें पड़ोसी ने धमकी दिया था कि तुमको हम समझ लेंगे। उसी को लेकर रात में लगभग 10 बजे कुछ लोगों के साथ घर में घुसकर घर में रखा गहना व कुछ कीमती सामान लेकर भागने लगा, जिसमें कि हम लोगों ने उसे मौके पर पकड़ लिया और चौबेपुर थाना अंतर्गत पुलिस चौकी जालूपुरा पुलिस को सौंप दिया, मगर पुलिस ने कार्रवाई न करते हुए उस व्यक्ति को छोड़ दिया, जिसका कि हम लोगों ने वीडियो भी बनाया था, मगर पुलिस के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, जिससे हम लोग दुखी होकर आज पुलिस कमिश्नर वाराणसी से मिलकर न्याय की गुहार लगा रहे हैं। उनके तरफ से आश्वासन मिला है कि आप लोगों की हर तरह की मदद की जाएगी। मामला भल भैया कि हमारे लड़की का हम चल गए, भाई का शादी रहा, भाई के शादी में हम चल गए रही, सर सामान लड़की के शादी पड़ल रहा, हम सर सामान रुपया पैसा गहना को रखले रही, सब हमारी चोरी हो गई। और चोर भी पकड़ाल, हमारे पकड़ के देवो गई, चौकी पर ले गई, चौकी पर ले साहब लोग हमने चौकी पर ले गई, चोर के हवाले कैली चौकी पर, चौकी वाले छोड़ भी देना लोग के। आज कहाँ आई? आज हम आए कचहरी में, एफसी साहब के लग गए। का कलन हो? कहना कि भाई अपन दया फर्श थोड़ा जन तार गल बा दया मुकदमा डाल करल जा, अपन जन सामान तार गइल बा तवन अपन सामान मिली। पुलिस साहब क्या मामला था ये? मामला है हमारे जालूपुर पुलिस चौकी के पास एक रमना गांव पड़ता है, वहां का है। इसमें बताया जा रहा है कि 24 तारीख को, ये 24/4 को इन लोगों का शादी इनके भाई की पड़ी थी। ये लोग पूरे परिवार के सहित ये लोग शादी में गए थे, तो इनके सास और ससुर जो वृद्ध हैं वो घर पे थे। तो बताया जा रहा है कि एक चोर जो बगल का है पड़ोस का, किशन राजभर नाम है शायद उसका, वो इनके घर में ताला तोड़कर घर में घुस करके इनका पूरा जेवरात और इनका घर का सामान, और ये लोग गरीब आदमी है, मजदूरी करके ये लोग लगभग गेहूँ इकट्ठा किए थे साल भर के लिए, तो पूरा इन लोगों का 6 कुंटल गेहूँ वो लेकर के भाग रहा था। तो इन लोग, इनके जो ससुर थे ये लोग पकड़े थे। गांव वाले हल्ला सुन करके लोग पकड़ करके पुलिस चौकी पर बुलाए, पुलिस को दिए। अब पता नहीं क्या मजबूरी रहेगी, पुलिस वाले 1 घंटा 2 घंटा बैठाए रहे, उसके बाद उनको छोड़ दिए। आज ही लोग आई यहाँ कमिश्नर साहब से मिलने के लिए, तो आज कमिश्नर साहब से हम लोगों ने पूरी बातों को रखा, पूरा घटना का पूरा वीडियो दिखाया कि सर देख लीजिए ऐसे ऐसे इस तरीके का था। उसको पकड़ा भी गया था, उसका वीडियो है, वीडियो में उसने कबूल भी किया था कि नहीं हमने इस तरीके किया था। तो अब तब सरकार ने ये आदेश किया कि नहीं, थाना चौबेपुर को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है कि मुकदमा दर्ज की जाएगी, जांच की जाएगी, अगर वो दोषी है तो उसको दंडित किया जाएगा। बसपा के राष्ट्रीय समन्वयक आकाश आनंद ने वाराणसी में जनसभा की। वाराणसी जिले में आयोजित जनसभा में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय समन्वयक आकाश आनंद ने कहा कि देश के लिए मायावती की जरूरत है। बीजेपी संविधान के खिलाफ काम कर रही है और ये सरकार झूठे और फरेबियों की सरकार है। आकाश आनंद ने कहा कि इस चुनाव में हमारी पार्टी और हमारे समाज को अंदर से तोड़ने की पूरी कोशिश की जाएगी। पहले विरोधी सामने से आकर वार करते थे, लेकिन अब दुश्मन की इतनी हिम्मत नहीं है कि सामने से हाथी पर वार कर सके। दुश्मन आपके बीच से रहकर आपको कमजोर करेगा, ये बहरूपिया की तरह आपको गुमराह करने की कोशिश करेगा। उन्होंने आगे कहा कि अखिलेश यादव अपने घर और पार्टी को नहीं संभाल पा रहे हैं तो देश और प्रदेश को कैसे देखेंगे। प्रदेश में मायावती ने कानून व्यवस्था के साथ पिछड़े और अति पिछड़ों को एक साथ लेकर चलती थी। मायावती की सरकार में सरकारी नौकरियों की बहार थी। आज देश में बहन जी के गवर्नेंस की जरूरत है। वोट का प्रयोग सोच समझकर करें, क्योंकि ये बाबा साहब की देन है। स्वागत करिए साथियों। इसी कड़ी में वाराणसी मंडल 2022 में
जिस समाज ने 2022 में समाजवादी पार्टी को एक तरफा वोट डाला, क्या जब उस समाज पर अत्याचार हुआ इन 2.5 सालों में क्या समाजवादी पार्टी के नेता ने आकर एक बार भी इस समाज के हित में कोई बात कही कि नहीं कही? बताइए। एसी कमरा से बाहर नहीं निकल पाए भैया, वो एसी कमरा नहीं, वो सीधा संसद पहुंच गए। पता है क्या, जब रिजर्वेशन इन प्रमोशन का बिल राज्यसभा में आया तो ये सबसे पहले दौड़कर वो बिल को फाड़ने के लिए आगे बढ़े होके खड़े हो गए। सर, आपके पास लिस्ट है, हम सारी सीटों पे अपने प्रत्याशी उतारेंगे। आप जैसे जानते हैं कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे कितनी भीड़ और कितना जोश था लोगों में, उससे महसूस होता है कि हाँ, हमारे यहाँ पे प्रत्याशी बहुत अच्छा रिजल्ट निकाल के देंगे। जी आकाश जी, बीजेपी दावा ये कर रही है कि हमने हर चीज मुफ्त में दे दिया, अब वोट भी मुफ्त में चाहिए। वोट मुफ्त में चाहिए, वो मुफ्त में ही मिलता है। बट उनका कहना है कि मुफ्त में सब कुछ दे दिया, इसलिए वोट सारा हम ही को चाहिए क्योंकि हमने राशन दे दिया पर रोजगार नहीं दिया। वो तो आप बोल रहे हैं रोजगार नहीं दिया, अगर आप भी बोल रहे हैं रोजगार नहीं दिया है तो क्या जो रोजगार सरकार नहीं दे पाती उसको वोट मांगने का हक है? मुझे नहीं लगता कि उस पार्टी को कोई हक है वोट मांगने का। 400 पार का लगातार नारा दिया जा रहा है, भयमुक्त समाज की बातें की जा रही हैं, बुलडोजर की सरकार की बातें की गई सरकार में। जी, 400 पार का नारा वो अगर चाहे तो 800 भी बोल दें, 1000 बोल दें। मोदी जी हैं, भाजपा सरकार है, कुछ भी बोल सकती है। इंडिया का कल दूसरे फेज का चुनाव है, किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है? ये तो आप भी देख रहे हैं कि कितना जोश है लोगों में, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, बहुत अच्छे से वोटिंग होगी इस बारी और मैं पूरी उम्मीद है हमारे सारे प्रत्याशी बहुत अच्छा रिजल्ट। इंडिया और इंडिया की लड़ाई में कहाँ अपने आप को पाते हैं? गुरुदेव ऐसे चिल्लाएगा तो मैं बाहर जाऊंगा क्या? आराम से पूछ ले, आराम से पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से पूछ लो। आप लोगों के ऊपर एक आरोप ये भी है कि जिस तरह से विपक्ष कर रहा है कि बहन जी गायब थे, लेकिन अब चुनाव आते ही अब आपको यहाँ कोऑर्डिनेटर में उतार दी है, तो क्या? देखिए, बहन जी कभी गायब नहीं थी। बहन जी ने हर उस मुद्दे पे अपना बयान दिया, अपने लोगों को ज़मीन पे उतार के रखा, लोगों को बीच में भेजा जब जब समाज को ज़रूरत पड़ी है। हमारे लोग पिछले 2.5-3 साल से गांव चलो अभियान के द्वारा यहाँ पूरे देश में ही अपने गांवों में लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। आकाश जी, आपके ऊपर एक आरोप ये भी है कि आप बीजेपी के बी टीम के तौर पे काम कर रहे हैं, जो विपक्ष ऐसा कर रहा है, जो कैंडिडेट ज्यादातर बीजेपी को फायदा पहुंचा रहा है, ऐसा विपक्ष बोल रहा है। देखिए, विपक्ष तो बोलेगा ही, अब उसको खुद अपनी जमानत बचाने में दिक्कत आ रही है तो वो तो ऐसी सरकार में ईडी के खौफ के देखिए, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये सारे डिपार्टमेंट जब सत्ता में सरकार रही है, जो भी सरकार रही है, उसने इसका इस्तेमाल किया है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे भाजपा की रही हो। क्या अगर एनडीए को पूर्ण बहुमत है सरकार में, अगर कुछ कमी रहती है तो क्या उसमें बीएसपी उनको सपोर्ट करेगी? पोस्ट अलायंस का जो स्ट्रैटेजी है वो बहन जी अब डिसाइड करेंगे। सर, हिंदू मुसलमान की लगातार बात बांटा जा रहा है। देखिए, भारत में हर धर्म को बराबर का सम्मान देने का बात किया गया है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो हर कोई धन का। मां दुर्गा समिति द्वारा मंदिर का नवनिर्माण कर देव स्वरूपों की शोभायात्रा निकालकर प्राण प्रतिष्ठा हुई। मां दुर्गा समिति छोटी पियरी वाराणसी में मंदिर का नवनिर्माण क्षेत्रीय नागरिकों के सहयोग से कराया गया। पंडित सत्यनारायण मिश्रा के आचार्यत्व में 5 ब्राह्मणों ने विधिवत पूजन पाठ किया। इस अवसर पर प्राण प्रतिष्ठा की गई। वहीं भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई, जो छोटी पियरी, बड़ी पियरी, गोला दीनानाथ, बुलेटिन, बिनियाबाग तक भ्रमण करते हुए मंदिर पहुंची। इस दौरान शोभा यात्रा में शामिल लोग हाथों में ध्वजा पताका लिए माता के जयकारे लगाते चल रहे थे। इस दौरान मोहनलाल यादव, प्रभु कसेरा, ब्रिजेश, अरुण मिश्रा सहित बड़ी संख्या में भक्त शामिल रहे। प्राचीन मंदिर दुर्गा माँ का जीर्णोद्धार हुआ, उसमें गणमान्य लोग मोहल्ले के उपस्थित थे। ब्राह्मण पंडित जी लोग उपस्थित होकर शोभा यात्रा निकाला गया, जिसमें बेनियाबाग, यदि, हड़हा और जालपा देवी बुलेटिन से होते हुए शोभा यात्रा का हम लोग उसमें भाग लेकर
सहयोग करके हम लोग उपस्थित थे। यहाँ आकर के हम लोग फिर हवन पूजन करके प्राचीन मंदिर माँ दुर्गा से हम लोग आशीर्वाद लिए और ये हम लोग उम्मीद करते हैं कि इससे हमारे मोहल्ले का, हमारे प्रदेश का, हमारे देश का अच्छा विकास हो, सब पर माँ का कल्याण। भंडारे का और कल जो है दिनांक 27 तारीख को भव्य भंडारे का आयोजन है। इसमें आप सभी गणमान्य लोग, सभी लोग। चौखंबा में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के दूसरे दिन कई भक्तों ने पहुंचकर कथा का श्रवण किया। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के 7 दिवसीय आयोजन के दूसरे दिन कथा व्यास विख्यात आलोक कृष्ण गोस्वामी जी महाराज के रसमयी वाणी से कथा का रसास्वादन चौखंबा स्थित शेरवाली कोठी में समाज के सुख शांति की कामना के साथ किया गया। आयोजक मोहन अग्रवाल ने बताया कि इस आयोजन को समाज में शांति के उद्देश्य से किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में भक्त कथा का रसपान कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि समापन के दिन भव्य भंडारे के साथ कथा की पूर्णाहुति होगी। इस अवसर पर विनोद अग्रवाल, विजय अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में भक्त उपस्थित रहे। ये एक 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है और वृंदावन के महाराज श्री आलोक कृष्ण गोस्वामी जी द्वारा हो रहा है और ये आयोजन 24 अप्रैल से शुरू हो गया है, जो कि 30 अप्रैल तक चलेगा और 1 तारीख को एक भव्य भंडारा का आयोजन है, जो कि सुबह 10:30 बजे शेरवाली कोठी ठटेरी बाजार वाराणसी में होगा। क्या संदेश देना इस कथा के माध्यम से? ये एक कथा संदेश देने का ये कारण है कि मेन समाज में लोगों में अच्छा वैमनस्यता हो, लोगों में आपस में प्रेम बढ़े और लोग अपनी अपनी बातें रख सकें। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। बीएचयू परिसर में तिरंगा लगाने को लेकर आमरण अनशन के तीसरे दिन छात्र की बिगड़ी तबीयत। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल ने पीडीएम की चुनावी जनसभा की। बीएचयू में आयोजित 2024 फेडरेशन कप सीनियर कुश्ती प्रतियोगिता हुई संपन्न। और शीतला माता संगीत समारोह की चौथी निशा में ख्यातिलब्ध कलाकारों ने दी प्रस्तुतियां। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।